Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. आज के शो में देखिए इजराइल ने किसको बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका ने पीएम मोदी को न्योता देकर क्यों बुलाया और चीन ने अब किस आतंकी को अपना दोस्त बना लिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी, और सबसे पहले देखिए ये वीडियो। ואני רוצה לחזור ולומר, כל מי שפוגע בנו, כל מי ששולח טרור נגדנו, דמו בראשו. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, אתם לא יכולים להתחבא, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם, אנחנו ולא אתם. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब 10 मई को काफी भड़के हुए थे, उनके गुस्से का फोकस फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट हमलों की तरफ था। पीआईजे पिछले 3 दिनों से इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रही है। इन हमलों में इजराइल से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीनी गुटों को काफी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के एयर अटैक में कम से कम 25 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें पीआईजे के 3 सीनियर लीडर्स भी शामिल हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल आम नागरिकों और बच्चों की हत्या कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस तनाव में हमास जैसे गुट भी कूद सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हिंसा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। लंदन टॉप के दर्शक अच्छे से जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होने वाली झड़प कोई नई बात नहीं है। हमने दुनियादारी के कई एपिसोड्स में इसकी वजह का जिक्र किया है। इस विषय पर एक मास्टर क्लास भी हुई है। पूरा विवाद विस्तार से समझना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा हालिया विवाद पर। इसकी शुरुआत 2 मई को हुई। उस दिन इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीनी चरमपंथी खादर अदनान की मौत हो गई। अदनान को 5 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया गया था। उसे पहले भी कई मौकों पर जेल में बंद किया जा चुका था, लेकिन हर बार सजा दिए बिना ही छोड़ दिया जाता था। 2011 में भी उसने जेल में 66 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद इजराइल को अदनान को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा था। फरवरी 2023 में जब उसे अरेस्ट किया गया तब भी उसने भूख हड़ताल का रास्ता चुना, लेकिन इस बार उसे रिहा नहीं किया गया। हड़ताल के 87वें दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। 2 मई की सुबह वो अचानक से बेहोश हो गया। इजरायली अधिकारियों का दावा है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने डॉक्टर की मदद लेने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही अदनान की जान चली गई। जब ये खबर बाहर आई तो फिलिस्तीन में प्रोटेस्ट शुरू हुए। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि अदनान की हत्या हुई है। कई संगठनों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सबसे ज्यादा नाराज पीआईजे थी। इसकी वजह क्या थी? दरअसल 2000 के दशक की शुरुआत में अदनान पीआईजे का प्रवक्ता हुआ करता था। हालांकि उसने बाद में संगठन से दूरी बना ली। अदनान की वाइफ दावा करती है कि उसने कभी किसी हमले में हिस्सा नहीं लिया। अदनान की मौत पर पीआईजे ने इजराइल को धमकी दी, कहा कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रोज इजराइल की तरफ 104 रॉकेट्स दागे गए। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बदले में इजराइल ने भी हमला किया। आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई बहुत दिनों तक नहीं चलती, और अगर चलती है तो ये युद्ध में बदल जाता है, जैसा कि मई 2021 में हुआ था। उस समय हुए झगड़े में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि हालिया विवाद बहुत आगे तक नहीं जाएगा, लेकिन नेतन्याहू गठबंधन में शामिल दक्षिणपंथी पार्टियों का कहना था कि करारा जवाब देना जरूरी है। दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इसकी वजह से सरकार कमजोर दिख रही थी। इसी माहौल के बीच 9 मई को इजराइल ने ऑपरेशन शील्ड एंड एरो लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का निशाना पीआईजे बनी। 9 मई की सुबह ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने भयानक बमबारी की। पहले दिन के हमले में कुल 15 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन का कहना है कि मारे गए लोगों में से अधिकतर आम नागरिक थे। हमले का बदला लेने के लिए पीआईजे ने भी इजराइल की तरफ रॉकेट से हमला किया, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने अधिकतर को नष्ट कर दिया। इजराइल का ऑपरेशन 10 मई को भी जारी रहा। दूसरे दिन 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग घायल हुए। आज झगड़े का तीसरा दिन है जिस समय ये शो रिकॉर्ड हो रहा है। फिलिस्तीन में हुई मौतों का आंकड़ा 27 तक पहुंच चुका है। घायलों की संख्या 100 के पार है। आईडीएफ दावा कर रही है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पीआईजी के अड्डों को निशाना बनाया है, लेकिन मानवाधिकार संगठन और फिलिस्तीन इसे कोरा झूठ बताकर खारिज कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मरने वालों में 4 महिलाएं 5 बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा इजराइल के हमले में 5 साल का एक बच्चा पैनिक अटैक से मारा गया।
रमल्ला में बतौर डेंटिस्ट काम करने वाले एक रूसी परिवार के हमले में जान चली गई है। डॉक्टर जमाल हुसैन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घर पर थे, तभी एक मिसाइल उनकी बिल्डिंग पर गिरी। हमले में केवल जमाल की बेटी बच पाई, बाकी सारे लोग मारे गए। आम नागरिकों के अलावा पीआईजे के कुछ बड़े लीडर्स भी हमलों में मारे गए हैं। पहला नाम अली गली का है। अली पीआईजे के रॉकेट लॉन्चिंग यूनिट का कमांडर था। आईडीएफ ने एक बयान में कहा है कि अली इजराइल की तरफ दागे गए रॉकेटों के लिए सीधा जिम्मेदार था। उसका संगठन में बड़ा कद था और वो संगठन का डेली मैनेजमेंट भी देखा करता था। हमले के समय वो 2 आतंकियों के साथ सेफ हाउस में छिपा हुआ था। हमले में अली के साथ 2 और आतंकी भी मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम हमास और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए हुए हैं, वो छिप नहीं सकते। उन पर कब और कहां हमला करना है यह हम तय करेंगे। साथ ही ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका फैसला भी इजराइल ही करेगा। आप शुरुआत से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे का नाम सुन रहे हैं। अब इस संगठन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पीआईजे 1980 के दशक में बनाया गया था। शुरुआत इसकी की थी इजिप्ट में पढ़ने वाले फिलिस्तीनी लड़कों ने। ये लोग वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं। इजराइल का कहना है कि इस संगठन को ईरान का समर्थन मिला हुआ है। हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में पीआईजे की पूरी कहानी बताई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीआईजे फिलिस्तीन का दूसरा ऐसा बड़ा संगठन है जो हथियार के जरिए फिलिस्तीन का मसला हल करना चाहता है। सबसे बड़ा संगठन हमास को माना जाता है। हमास अभी इस लड़ाई में नहीं कूदा है, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि वो भी इस हमले में शामिल हो सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा बुरा होगा और ये जंग और भयानक होगी। इस समय जो अपडेट्स सामने आ रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि झगड़ा और बढ़ेगा। अपडेट्स आपको बता देते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने आईडीएफ को और हमलों के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। नेतन्याहू ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें आगे की कार्रवाई का खाका तैयार किया जाएगा। नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों ने साफ कर दिया है कि संघर्ष विराम की खबरें भ्रामक है। पीआईजे को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए लल्लन टॉप के साथ आप बने रहिए। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई हिंसा तीसरे दिन भी जारी है। हमने दूसरे दिन की सारी अपडेट्स 10 मई के दुनियादारी के एपिसोड में बताई थी। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे की कहानी जान लीजिए। 11 मई को इमरान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनाई गई। इसमें चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल भी थे। उन्होंने एनएबी को लताड़ लगाते हुए पूछा, किसी को कोर्ट परिसर के अंदर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? ये अदालत की अवमानना है। इसके बाद एनएबी को 1 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करने का आदेश दिया है। जिस समय ये शूट हो रहा है उस समय कोर्ट की कार्रवाई जारी है। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने ट्वीट कर इमरान के अरेस्ट पर चिंता जताई। लिखा, हमें जबरिया कार्रवाई और अरेस्ट की बजाय राजनीतिक रास्ता तलाशने पर विचार करना चाहिए। मैंने पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप से अपनी चिंता साझा की है। मुझे उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगी। मैं पूरी जनता से शांति बरतने की अपील करता हूँ। 10 मई की रात को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। कहा कि इमरान की पार्टी आतंक फैला रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों को सजा देकर नजीर पेश की जाएगी। विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी बयान सामने आया। बोले, जो हो चुका वो हो चुका है। पीटीआई को मामला और नहीं बिगाड़ना चाहिए। जब जब कोई नेता गिरफ्तार होता है तब तब पूरे मुल्क को नुकसान होता है। हम तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बैन करना चाहते थे, मगर खान साहब ने ऐसा नहीं होने दिया। इमरान को 9 मई को एनएबी के नोटिस पर ही गिरफ्तार किया गया था। हालिया हिंसा के बाद पीटीआई को बैन करने की बात भी चल रही है। बिलावल ने कहा कि मैं इसका विरोध करूंगा। पाकिस्तान में चल रहे बवाल पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अमेरिका ने कहा कि हम किसी के पक्ष या विरोध में खड़े नहीं होंगे। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोले, ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। अभी तक हुई हिंसा में 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पीटीआई का कहना है कि उसके लगभग 50 कार्यकर्ता हिंसा के शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 1,500 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया है। अब अगली सुर्खी पर बढ़ते हैं। ये सुर्खी अमेरिका से है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो 22 जून को अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर उसी रात पीएम मोदी के सम्मान में स्पेशल डिनर भी दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने 10 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कहा कि इसे दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
जानकारों का कहना है कि इस दौरे का फोकस इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते दखल को रोकने पर रहेगा। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ सिक्योरिटी और स्पेस जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी जो बाइडेन के कार्यकाल में पहले भी अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन पहली बार उन्हें राजकीय दौरे पर बुलाया गया है। इससे पहले वो 2021 में क्वाड समिट में हिस्सा लेने गए थे। क्वाड अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना संगठन है। इसका फोकस भी इंडो पैसिफिक और चीन पर रहता है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी यूनाइटेड नेशंस से है। चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तानी आतंकी को अपना दोस्त बना लिया है। दरअसल भारत ने यूएन में जैश ए मोहम्मद के सरगना अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर चीन ने आपत्ति जता दी। चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, इस नाते उसके पास वीटो का अधिकार है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में लाया गया प्रस्ताव उसकी सहमति के बिना पास नहीं हो सकता। रऊफ अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव 2022 में भी लाया गया था। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी संपत्ति फ्रीज की जा सकती थी, उसकी विदेश यात्रा पर रोक लग सकती थी, उसके हथियार खरीदने पर बैन लग सकता था, मगर उस समय भी चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। हालांकि पहली बार नहीं था। चीन पहले हाफिज सईद, शाहिद महमूद और साजिद मीर जैसों को भी ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में जाने से बचाता रहा है। अब ये जान लेते हैं कि अब्दुल रऊफ अजहर कौन है। वो जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मौलाना मसूद अजहर का भाई है। 2007 में मसूद अंडरग्राउंड हो गया, तब उसने जैश ए मोहम्मद की कमान रऊफ को सौंप दी थी। दिसंबर 2010 में अमेरिका ने उस पर बैन लगा दिया था। रऊफ अजहर भारत के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने में शामिल रहा है। मसलन 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट IC-814 की हाईजैकिंग, 2001 में भारत की संसद पर हमला और 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक। इसी वजह से भारत उस पर बैन लगवाना चाहता है, मगर चीन ने हमेशा की तरह अपना असली रंग दिखा दिया। आतंकियों को बचाकर वो पाकिस्तान से अपनी दोस्ती मजबूत करना चाहता है। हालांकि इसी से पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों का आपसी गठजोड़ भी उजागर होता है, लेकिन दोनों को शायद इसकी परवाह नहीं है। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।